हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टू ऑफिसर। तो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी के बारे में क्या होता है जीडीपी? मैं कर देता हूँ। विजिबल होगा ये वेबसाइट पे। जीडीपी क्या है? बेसिकली जीडीपी इज द एक सेकंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस पे निकलती है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी मतलब नेशनल इनकम कहते हैं इसको। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर को हम डिटेल में देखते हैं हम। ठीक है, जीडीपी क्या है? टोटल मॉनेटरी फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस कंट्री की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, यहीं पे हम डिफरेंशिएट करेंगे जीडीपी को नेशनल इनकम से। एनएनपी क्या होता है? इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम द ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट। अब याद रखिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये तो सिमिलरिटी आ गई। डिफरेंस क्या है? वहां पे हमने बात की थी कहाँ हो रहा है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो कंट्री की, ये नहीं देखा कि कौन कर रहा है। नेशनल इनकम में हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ये नहीं फर्क पड़ रहा कहाँ कर रहा है, फर्क पड़ रहा है कौन कर रहा है। अगर वो कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। ठीक है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो फाइनल गुड्स सर्विस की है। ठीक है, फैक्टर इनकम की हमने बात की। फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है? फैक्टर इनकम में आता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे ना लास्ट टाइम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो जो इनकम जनरेट होती है उनसे, जैसे देखिए लैंड लैंड से हमें रेंट जनरेट होता है, लेबर से वेजेस, कैपिटल से हमें इंटरेस्ट जनरेट होता है, और एंटरप्रेन्योर को हमेशा प्रॉफिट मिलता है। तो ये उनकी इनकम है ना, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जनरेट हो रही है। तो ये जो इंक्लूड करते हैं हम, ठीक है, उसके अंदर सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है। तो ये इंक्लूड करके जो इनकम है नॉर्मल रेजिडेंट की, नेशनल इनकम के पार्ट बनती है। ठीक है, अभी आप बात करिएगा, हमने बात की थी फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स क्या होती है? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस मतलब फाइनल आउटपुट जो एंड कंज्यूमर से यूज होते हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं बनते? मतलब जीडीपी और नेशनल इनकम को काउंट करते हुए इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं गिनते? वो इसलिए नहीं गिनते हैं क्योंकि अगर जीडीपी काउंट करते वक्त या नेशनल इनकम काउंट करते वक्त इनको गिन लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। मान लीजिए दो दो बार मतलब वैल्यू, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की शर्ट है, लेकिन वो एक्चुअली में 100 रुपए की नहीं है ना। 100 रुपए से मतलब कितनी, कहाँ से, रुई से लेकर पहले धागा प्रोसेस होकर धागा बनती है, उस पर थोड़ी कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट लगती है। धागे से बेसिकली वो सब वो गुण बना के वो फैक्ट्री में जाता है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो फिर शर्ट बनती है उससे। तो कुल मिला के बहुत सारी कॉस्ट मिला के फाइनल आउटपुट जो उसके 100 रुपये निकालते हैं, फाइनल आउटपुट की जो प्राइस है फाइनल आउटपुट की, वो 100 रुपये निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो 100 रुपये हैं वही मतलब एज ए फाइनल गुड्स के जो प्राइस है वही काउंट होगा। क्योंकि अगर उसको भी काउंट कर लेंगे तो 10 रुपये जो मतलब रुई के लगे, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको धागा बनाया, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो प्रोसेसिंग की कॉस्ट, वो सब मिला के अगर उसको भी काउंट करेंगे ना, तो देखिए 100 रुपये में 100 रुपये जो वो तो है ही फाइनल गुड्स, लेकिन वो प्रोसेस की जो अमाउंट जो कॉस्ट लग रही है वो भी कितनी ऐड हो जाएगी, तो बहुत ही ज्यादा वो शो करेगा डाटा के अंदर। इसलिए डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड आउट सर्विसेज का ही मतलब मॉनेटरी वैल्यू को काउंट करते हैं जीडीपी में। ठीक है, फाइनल गुड क्या होता है भैया? अगर एंड कंज्यूमर द्वारा यूज होनी चाहिए। ठीक है, हमें पे एक चीज देखिए यहाँ पे नोट कीजिए। अगर मान लीजिए जी मैंने ये एयरफोन्स लिए, ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कोई रीसेल करता हूँ, ये मैंने 1,000 के लिए मान लीजिए, और मैं इनको 500 में रीसेल करता हूँ, तो ये भी तो एक तरह का देखिए ना, डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि हमने बात की थी फाइनल गुड हुआ जो एंड कंज्यूमर के द्वारा यूज हो रहा हो, लेकिन एंड कंज्यूमर इसका मैं नहीं रहूंगा ना, क्योंकि मैं इसको किसी और को दे दूंगा। ठीक है, तो रीसेल का वैल्यू होता है, अगर किसी प्रोडक्ट को हम रीसेल करते हैं तो वो भी इंटरमीडिएट गुड में ही काउंट होगा, फाइनल गुड में काउंट नहीं होगा। ठीक है, सर को प्रॉब्लम नो दैट इम्पोर्टेंट, आगे देखते हैं। मेथड्स क्या है जीडीपी और एनएनपी को देखने के लिए? तीन मेथड है बेसिकली: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अभी देखिए बेंचमार्क इंडिकेटर फॉर्मूला क्या होता है, इनको पढ़ते हैं। क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ जीडीपी आर इंडिकेटर बेस्ड एंड आर कंपाइल्ड using the benchmark indicators method, that is quarterly estimate available for the previous year referred to as benchmark year extrapolated using the relevant indicator reflecting the performance of sector। हम इसका मतलब समझिए, पे बहुत ही इजी भाषा में समझाता हूँ। जीडीपी को हम क्वार्टरली एस्टिमेट करते हैं, मतलब तीन, एक साल में 4 बार, है ना। एक फर्स्ट क्वार्टर की, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर कैसे। ठीक है, तो बेसिकली हम जो मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है, तो हम 2024 के जो क्वार्टरली एस्टिमेट्स हैं उनको हम एक टेबल पे रख देंगे एज ए कंपैरिजन, ये देखने के लिए कि उस क्वार्टर के हिसाब से, स्पेसिफिक क्वार्टर के हिसाब से जो इस साल का क्वार्टर है, उस वो जो इस साल की जीडीपी, क्वार्टर की जीडीपी होगी, उस क्वार्टर की जीडीपी होगी उस क्वार्टर के साल के क्वार्टर के हिसाब से। तो
हमने कितना इम्प्रूव करे, कितना हमने मतलब बैकवर्ड गए, मतलब परफॉर्मेंस कैसी रही हमारे पिछले साल के मुकाबले, तो ये होते बेंचमार्क इंडिकेटर। पिछले साल के क्वार्टरली एस्टिमेट्स को एज मतलब इंडिकेटर यूज, बेंचमार्क यूज करें इस साल के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आ जाता है? बेसिकली जोग्राफिकल टेरिटरी तो आ ही जाती है, उसके अलावा क्या आ जाता है? हमारी एम्बेसीज आ जाती हैं, फ्रंटियर्स आ जाती हैं, ठीक है। हमारे अगर मान लीजिए मिलिट्री एयर बेसिस है, मान लीजिए हमारे जैसे कजाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में हमारे एयर बेस हैं, ठीक है, तो वो भी आ जाती हैं। और एम्बेसीज हमारी जो कंट्री की, हमारी इंडिया की जो एम्बेसीज बाहर की कंट्रीज में, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो बेसिकली काफी चीजें हैं ऐसी जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। मान लीजिए देखिए, जैसे एक शिप है, वो इंडिया से चला, ठीक है, समुद्र में जा रहा है वो, और वो कोई इंडियन ही ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे उस शिप के अंदर मान लीजिए वड़ा पाव बेचने वाला चीज, कोई भी छोटे मोटे पैकेट्स वगैरह बेचने वाला, या कोई भी मान लीजिए कोई है, अगर वहां पे भी कोई खर्चा कर रहा है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा, वो भी हमारी इंडिया की जीडीपी में ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो जो शिप है वो इंडियन ऑपरेट कर रहा है, तो वो किसी इंडियन की ही टेरिटरी है, ठीक है, तो वो भी हमारी जीडीपी में के अंदर आएगा, उसके अंदर किए गए खर्चा में, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? बेसिकली दो क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के लिए। एक तो होता है मॉनिटरी टू डे, आपको एक कंट्री पे मॉनिटरी 2 डेज के लिए रहना पड़ता है। दूसरा, जो इंसेंटिव ऑफ इकोनॉमिक ट्रस्ट है वो स्पेसिफिक कंट्री के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते? फॉरेन स्टाफ एम्बेसीज, तो मान लीजिए इंडियन की एम्बेसीज में जो फॉरेन स्टाफ होते हैं, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा ना कंट्री के, ठीक है। ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या नाम है, इंडिया में तो नहीं रह रहे ना, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं रह रहे, वहाँ सिर्फ काम कर रहे हैं। जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, खर्चा वगैरह कर रहे हैं, वो तो बाहर ही कर रहे हैं ना उस साथ में, यहाँ इंडिया में तो नहीं कर रहे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन एंड डब्ल्यू के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आर्म फोर्स, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है, उनके मेंबर्स भी, क्योंकि वो उनका मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि हमारे हमारी कंट्री के अंदर खर्चा कर रहे हैं, वो हमारी कंट्री में नॉर्मल ले रहे हैं, इसको क्रिएट फील नहीं कर रहे वो। फॉरेन वैसे मैंने फॉरेन शिप्स और एयरक्राफ्ट की, जैसे इंडिया के मैंने बताया, लेकिन वो फॉरेन के हो तो वो भी नॉर्मलाइजेशन का पार्ट में होगा ना, वो सिर्फ मेंबर्स भी। फिफ्थ फ्रॉम, अब और कौन को क्या क्या नहीं आता नॉर्मलाइजेशन में जीडीपी काउंट करते वक्त, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर कोई भी ना, चाहे वो गिफ्ट फ्रॉम, यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है वन साइडेड ट्रांसफर, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने हमें दे दिए, पेंशन दे दी, स्कीम्स और सब्सिडीज दे दी, या फिर मान ली बाहर बाहर मान लीजिए बाहर से कोई गिफ्ट आ गया, लेकिन ना गिफ्ट फ्रॉम अब्रोड, बाहर से कोई गिफ्ट आ गया, या फिर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे बेरोजगारों को भत्ता देती है सरकार, ठीक है। तो ये सब जो यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं, ये कोई भी ट्रांसफर जो है कभी नेशनल इनकम में जीडीपी काउंट करते पार्ट नहीं बनती, क्योंकि ये वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं, और ये तभी यूनिलेटरल ट्रांसफर की एक कंडीशन है, ये तभी काउंट होंगे जब ये जो ट्रांसफर है एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगी, ये हमारी मार्केट में सॉरी मार्केट में जब ये पैसा चला जाएगा एक्सपेंडिचर के रूप में, तभी ये हमारे काउंट होंगे, ठीक है, जीडीपी के रूप में आने के रूप में। ये सब वही यूनिलेटरल ट्रांसफर जो कि पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होता है जीडीपी एट, वो ये देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है बेसिकली। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ग्रोथ जो जीडीपी और मार्केट प्राइस मेजर की जाती है, ठीक है। तो जीडीपी की फ्रॉम ग्रोथ मैचिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, एनएनपी एफसी की फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस को नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जीडीपी को हमने नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली क्या होगा, पहले हमें अगर पहले देखिए पहला कंपोनेंट क्या है, हमारे पास जी है, ठीक है। जी को हमने एन पे जाना है, जी से हमें एन पे जाना है, मतलब ग्रोथ से हमने नेट पे जाना है। तो ग्रोथ से नेट पे जाना हो तो हमें क्या माइनस करना पड़ता है उसके लिए? डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रोथ से नेट पे जाना हो तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन देखिए, लॉस ऑफ अ सेट वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर ऑफ ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। मान लीजिए कोई भी कैपिटल गुड्स है, वो पुरानी वगैरह पुरानी हो जाती है, उसके अंदर खर्चा खराब वगैरह हो जाती है, तो उसके अंदर हमारा जो खर्चा होता है उसको वेयर एंड टियर पुरानी होती जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी के आने के साथ वो भी पुरानी होती जाती है, उसकी हमारा वैल्यू भी कम होती जाती है। तो वो सब हमारा डेप्रिसिएशन का पार्ट बनता है, ठीक है। लिखिए लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑलवेज इंप्लाई ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? जो मतलब प्रोडक्ट्स की, मतलब कैपिटल गुड्स वो है जो मतलब फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ से नेट पे जाना हो तो हम करेंगे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे ग्रोथ में से। अब ग्रोथ को नेट में से हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ग्रोथ को डेप्रिसिएशन माइनस करके हमने नेट निकाल लिया, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या बन गया हमारे पास? जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या बन गया हमारे पास? एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकिए, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास क्या बन जाएगा?
वो बन जाएगा NDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, या आप ऐसे समझिए, मैं कह रहा हूँ आएगा तो इसी फॉर्म में आएगा ये, ठीक है, आएगा इसी फॉर्म में आएगा। बट जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम हो गया एनडीपी मार्केट प्राइस पहुंच गए। अब सेकंड थिंग हमने क्या करी, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के अंदर जाना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो ये देखिए, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो मैंने आपको बताया कि क्या नाम है कॉस्ट। जैसे फैक्टर इनकम क्या थी, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम थी ना उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट दैट इज इम्प्लांटेड ऑन अ प्रोडक्ट बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मतलब जो कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं बेसिकली। टैक्स से पहले, टैक्स इंक्लूडिंग याद रखिएगा। तो फैक्टर कॉस्ट से हम ये देखिए, हम पहले देखिए मार्केट प्राइस कैसे निकलता है। फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्सेस को ऐड करके सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो मार्केट प्राइस निकलता है। अब मान लीजिए, मान इसके एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कोई फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन, कोका कोला की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, वो मान लीजिए छोटी बोतल 20 रुपए की है, मान लीजिए फैक्ट्री में वो 10 रुपए की प्रोड्यूस हुई, सॉरी 10 ज्यादा हो गए और कम हो गए, 15 रुपए की प्रोड्यूस हुई। मान लीजिए उस पर 7 रुपए का टैक्स लग गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए कोका कोला की बोतल है जो 20 रुपए, एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा थोड़ा प्लीज वो कर लीजिए, कोऑपरेट कर लेगा। एक्चुअली थोड़ी तबीयत मेरी बहुत ही खराब चल रही थी मुझसे दिल्ली से आने में। तो मान लीजिए फैक्ट्री में कोका कोला है, वो मान लीजिए 15 रुपए की बन रही है जो 20 रुपए की बोतल है, ठीक है। प्लस इंडायरेक्ट टैक्स क्या, इंडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए हमने, सरकार ने लगाया 7 रुपए का इंडायरेक्ट टैक्स, मतलब जीएसटी लगा दिया उस पर 7 रुपए का, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, 22 हो गई है। मान लीजिए अब सरकार ने 2 रुपए की, एक सेकंड सॉरी, मान लीजिए सरकार ने उस पर 2 रुपए की सब्सिडी भी दे दी, मान लीजिए 2 रुपए की सब्सिडी सब्सिडी भी दे दी, और टोटल प्राइस क्या आ जाएगा, 22 - 2 20। तो मार्केट प्राइस जनरेट हो गया। समझे मार्केट प्राइस कैसे जनरेट होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उस पे मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उस पे मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है, हर एक चीज की मान लीजिए कॉस्ट होती है, लैंड की वो लेबर की कॉस्ट होती है, ठीक है, वहाँ प्रोडक्शन तो मिला के जो कॉस्ट आती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, उसके अंदर हम टैक्सेस को ऐड करके सब्सिडीज को माइनस करके जो टोटल आती है उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। मान लीजिए अपने मेरे को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, तुम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तुम क्या करेंगे। अब मार्केट 20 रुपए मार्केट प्राइस था, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इंटरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को है वो माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए, ओ सॉरी, अब मान लीजिए सब्सिडी है, इंटरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस सब्सिडी। हमने यहाँ पे 7 को प्लस में था, 7 को माइनस करा, इधर आ जाएंगे ना, ये इंटरेक्ट टैक्स इधर आ जाएगा, सब्सिडी उधर आ जाएगी, और ये माइनस तो प्लस का तो ये माइनस कर दो। बेसिकली आपको बहुत ही लेम एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बेसिकली। बस चल जा, एक सेकंड रुकिए तो बेसिकली कितना आ जाएगा, तो 15 बन जाएगा ये, है ना। समझिए फैक्टर कोर्स से हमें मतलब अगर जीडीपी में जाना हो तो हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट टैक्स माइनस इंटरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। फैक्टर को अगर मार्केट प्राइस पे जाना हो तो फैक्टर कोस्ट में इंटरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, सब्सिडी को माइनस करेंगे। लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट पे जाना हो तो हम इंटरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को प्लस करेंगे, ठीक है, समझ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास हम कहाँ पहुंच गए थे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुंच गए थे। अब हम किस पे पहुंच गए हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर लिया, ग्रोथ को नेट में चेंज कर लिया, तो बेसिकली एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो डीपी है मतलब डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीडीपी था, ठीक है। उसके अंदर हम मान लीजिए जो इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो खर्चा कर रहे थे मान लीजिए, ठीक है, जो पैटर्न इनकम बाहर से जो इनकम आ रही है, अब्रोड से जो इनकम आ रही है वो प्लस करनी है। और जो अब्रोड में इनकम जो जा रही है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड जो जा रही है उसको माइनस करके हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट जो नेशंस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, जो डोमेस्टिक में प्रोड्यूस किया गया, क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम इनपुट को प्लस कर देंगे, फैक्टर इनकम को माइनस कर देंगे। तो जीडीपी एंड मार्केट प्राइस से क्या बन जाएगा हमारे पास, एनपीए फैक्टर कोस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पहुंच गए ना, जीडीपी और मार्केट प्राइस एनपीए फैक्टर कोस्ट पे। अब ये पूरा फॉर्मूला देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हमने क्या किया था, डेप्रिसिएशन को माइनस किया था सबसे पहले,
फिर हमने इंडिरेक्ट टैक्स को माइनस करके सब्सिडीज को ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने बताया था ना कि अगर फैक्टर को मार्केट प्राइस से फैक्टर को उस पे जाना हो तो इंडिरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडी को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर फैक्टर को से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो इंडिरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, सब्सिडी को माइनस करेंगे। और फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को प्लस किया, फैक्टर इनकम टू एब्रोड को माइनस किया। तो बेसिकली हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम काम किया, एनपीआर फैक्टर को नेशनल इनकम को पहुंच गए हैं, ठीक है। ये अगले तीन फॉर्मूला है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तीन फॉर्मूला नेशनल इनकम निकालने के अगली वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।